बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपको ना एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। द टॉपिक इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अब ना इस टॉपिक के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक टॉपिक नहीं है, ये हकीकत जाने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर छोटी छोटी कई बातें छुपी हुई हैं। अगर आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझोगे ना, तो वो ना सिर्फ इस टॉपिक को समझाने में मुझे हेल्प आउट करेंगी, बल्कि आगे कई टॉपिक्स उनके लिए भी वो बुनियाद मुहैया करेंगी। वैसे हेडिंग के माने तो बने ना, क्या अल्काइन जो है क्या वो एसिड्स होते हैं और क्या तमाम अल्काइन एसिड होते हैं। हम इस बात को समझने से पहले तो बात ये समझे ना, एसिड क्या होता है। एसिड आपके जो लो ग्रेड जो आपने पढ़ा 9th में 10th में, वहां पर कम से कम एसिड को पढ़ाओ। आपने एसिड के लिए बहुत सारी थीरीज पढ़ी, आर्हेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टन, लीवर्स, यूजेनोविच, बहुत ज्यादा थीरीज हैं। उनमें एक थीरी जो है कि वो स्पीशी जो प्रोटॉन देती है उसे हम एसिड कहते हैं, जो प्रोटॉन लेती है उसे हम बेस कहते हैं। पता है? हाँ, ये है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है? एसिड के बारे में क्या कहा? एसिड कहते हैं वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे। एसिड में क्या कहूंगा? एसिड में कहूंगा बेटा जी प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन, अच्छा ये प्रोटॉन क्या होता है? ये छोटी सी बात तो आए ना। प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, हम इसे प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहते हैं। मतलब इसका माने क्या है? वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे उसे एसिड कहते हैं। अब ये पहली बात आ गई। प्रोटॉन क्या होता है? थोड़ा सा बेटा जी, ये जो H पॉजिटिव आप लिखते हैं ना, H पॉजिटिव, इसको हम दो नाम देते हैं। हम इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन। इसको हम ना प्रोटॉन भी कहेंगे। प्रोटॉन, आप कहेंगे सर प्रोटॉन तो वो होता है ना जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो प्रोटॉन होता है। तो H पॉजिटिव ये कैसे प्रोटॉन है? आपको हाइड्रोजन एटम का पता है ना? हाइड्रोजन एटम क्या था? हाइड्रोजन एटम क्या था? हाइड्रोजन एटम था ये न्यूक्लियस। मैं प्रोटियम एटम की बात कर रहा हूं, प्रोटियम की। ये न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी बात हो रही है? बाहर एक इलेक्ट्रॉन। ये किसकी बात हो रही है? ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, एटम की। अब आप काम क्या करो, हाइड्रोजन एटम में से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये शेल खत्म हो गया। अंदर फिर क्या बचा? अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये प्रोटॉन बचा। अब ये जो प्रोटॉन बचा ना, इसको मैं H पॉजिटिव कहता हूं। ये जो प्रोटॉन बचा ना, इसे मैं हाइड्रोजन आयन कहता हूं। ये जो प्रोटॉन बचा, इसे मैं सिंपली क्या कहता हूं? प्रोटॉन। इसका मतलब है जहां भी H पॉजिटिव आएगा उसका मतलब है प्रोटॉन, उसका मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे, जो हाइड्रोजन आयन दे, H पॉजिटिव दे, उसे हम कहते हैं एसिड। किसके मुताबिक? लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जिसमें प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जो जितना आसानी से प्रोटॉन देगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या मैंने बात की? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या बात की है? टेंडेंसी कहता है रुझान, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन देने का रुझान। कौन इजीली प्रोटॉन देता है, कौन रिलक्टेंटली, मुश्किल से। तो टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन ये हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये दूसरी मेरी बात आ गई, ये दूसरी बात। अब मैं दो बातें आपको समझाना चाहता हूं, बड़े गौर तलब बातें, बहुत इंतहाई अहम बातें। ये मेरी बातें सिर्फ ज़हीन तरीन बच्चे समझेंगे। और वो क्या? ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है स्टूडेंट, ये जो लफ्ज है ना एसिडिक स्ट्रेंथ, हम एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कहते हैं जी दो तरह से, कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इसको दो तरह से मेजर करते हैं। एक, पहला काम, आप ना pKa से निकालते हैं। pKa या Ka, दोनों से, pKa या Ka। मैं आज ना pKa का इस्तेमाल करूंगा।
और दूसरी चीज जो है जो एसिडिक स्ट्रेंथ समझाती है ना बेटा जी, वो है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्ट्रेंथ हमें बताती है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अब पहले इन दो बातों को समझो। मैं ना ऊपर में सिर्फ pKa की बात करूंगा। pKa मैं क्या कहता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स pKa वैल्यू। ये मैंने जो लिखा है, ये जरा बताओ मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब भला? इसका मतलब है कि ऐसा एसिड जिसकी pK वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी pK वैल्यू ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा। छोटी छोटी बातों को मिलाते जाओ। मैंने क्या कहा? स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड एंड वाइस वर्सा। सुनो मैंने क्या, ये सारा मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा स्मॉलर द pKa value, it's okay, stronger the acid and vice versa मीन इसके उलट। तो जिसकी pK वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चले, ये जो मैंने आपको लिख के दिया ना, मैं आपको वैल्यूज बताता हूं। मैं ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बात करता हूं। मैं ईथेन, इथाइन, एसिटाइलिन, इन तीनों की pK वैल्यू आपको बताता हूं। और मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लो जी, ये मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, पीके के लिहाज से आपने मुझे बताना है। बेटा जी, पहले मेरे पास ना इथाइन है। इथाइन क्या लिखेंगे? इथाइन, सॉरी, इथेन ले लो, CH3 CH3। अब इथीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इथाइन ले लो, एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तीसरी बात आ गई। इथेन, इथीन, इथाइन, इन तीनों को ले लो। अब इन तीनों में देखना, इन तीनों में पहले आप इनकी pKa वैल्यू देखो। बेटा जी, अगर आप इन तीनों की pKa वैल्यू को देखेंगे तो जो इथाइन है ना, इथाइन, आई एम सॉरी, इथेन, दिस इज इथेन, दिस वन इज इथीन, या जिसे आप एथलीन भी कहते हैं, एंड दिस इज इथाइन। मैं ना साथ इसे ना एसिटाइलिन आज लिखूंगा मैंने, क्योंकि आज ना इसको ज्यादातर एसिटाइलिन ही कहना है। ये तीन आ गया आपके पास। अब इन तीनों की pK वैल्यू, इसकी pK वैल्यू होती है 50, इसकी pK वैल्यू 44, इसकी pK वैल्यू 25। अब मैंने क्या कहा? इसमें अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी बताओ इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड, इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा? इन तीनों में, बाकी नहीं, सिर्फ तीनों में। तो आप कहेंगे सर ये है रिलेशन, स्मॉलर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब ना इसका मतलब क्या हुआ? इसकी pK वैल्यू सबसे कम है। इसका मानी क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ये जो एसिटाइलिन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इससे, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में जो एसिटाइलिन है दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। एक तो बात ये आ गई। अब ना दो बातें, पॉइंट्स और है। क्या मतलब है? मतलब बड़ा सिंपल सा है, यानी इसमें एसिटाइलिन में प्रोटॉन देने की टेंडेंसी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। ये आसानी से प्रोटॉन देगा, ये थोड़ा सा झिझक के मुश्किल से देगा, और इसका प्रोटॉन देना तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों ऐसा क्यों है? देखो बेटा, एक और नुक्ते पे आना, बेसिक बात है। वो बोला क्या? आप ना इसको ले लो, CH3, इट्स ओके, CH। मैं ना बाकी हाइड्रोजन जो है ना वो आप खुद लिख लेना, H वो खुद लिख देना। मैं एक की बात करूंगा, इसमें भी C डबल बॉन्ड CH, और बाकी ना हाइड्रोजन मेरे बच्चे खुद लिख लेंगे, मैं एक की बात करूंगा। और C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। अच्छा, अब ना
मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये कम पोलर है, ये थोड़ा सा पोलर है, ये ज्यादा पोलर है। यानी अगर मैं इन तीनों से पूछूं, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, डबल वाला और ट्रिपल वाला, कि किस में हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो कहते हैं ये वाला। ये कार्बन इन दोनों की निस्बत आसानी से हाइड्रोजन प्रोटॉन देगा, और आसानी से प्रोटॉन देने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये कौन क्यों आसानी से प्रोटॉन देगा, ये क्यों मुश्किल, और ये बहुत मुश्किल क्यों प्रोटॉन देगा? इसमें H हाइड्रोजन लूज करना मुश्किल क्यों है, इसमें आसान क्यों है? वो कहते हैं आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछ लो। दो बातें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछो और इनके कॉन्जुगेट बेस से पूछो, कॉन्जुगेट बेस से पूछो, दो बातें। अच्छा, अब मैं इन तमाम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं। बेटा जी, ये जो कार्बन है ना, ये वाला, दिस कार्बन इज sp3 hybridized, दिस कार्बन इज sp2 hybridized एंड दिस कार्बन इज sp hybridized। तीन कार्बन है, sp3, sp2, sp। जो sp3 है ना, इसमें परसेंटेज s करेक्टर ये 25% है, इसमें 25%, इसमें परसेंटेज s करेक्टर sp2 में परसेंटेज s करेक्टर 33% है, और इसमें परसेंटेज s करेक्टर sp में परसेंटेज s करेक्टर जो है ना, परसेंटेज s करेक्टर वो 50% है। अब मैं बोला क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आज मेरी पहले तो ये सेंटेंस सुनना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बेटा जी, परसेंटेज s करेक्टर 25, 33, 50 बढ़ रहा है, तो जब किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। मैंने क्या कहा, अगर 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 परसेंटेज s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? अगर आप इसमें देखोगे ना, इस कार्बन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इट्स ओके। हाइड्रोजन 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7, हाइड्रोजन 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.9 ऑलमोस्ट, और ये 2.1। क्या मतलब? इस कार्बन की 2.5, 2.7, 2.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है। अब एक ना लेमन स्टूडेंट कह रहा, सर मुझे कोई समझ नहीं है, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, क्या है परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है तो पहले तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इनके दरमियान ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनको कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यही दो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यही यहां भी है। क्या बोला? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ना, ये जो हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कार्बन का न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब हुआ कि दोनों एटम में से जिस एटम का न्यूक्लियस इनको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब हो क्या रहा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो क्या ये वाला कार्बन है, ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? यस। वो क्यों ज्यादा खींचेगा? क्योंकि उसमें s करेक्टर ज्यादा है। अब ये s करेक्टर का इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है इसका? सुनो मेरी बात। मेरे पास ना, सुना, ये मेरे पास ना कार्बन का न्यूक्लियस है, ये मैंने प्लस बना दिया। हालांकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज कार्बन के न्यूक्लियस पर +6 होता है। मैंने सिर्फ आप, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। क्या बोला? दिस इज द कार्बन न्यूक्लियस। बेटा जी, ये पहला शेल है, मेरे से कोई गर्ज नहीं। ये दूसरा शेल है, मैं जरा ना आपकी खातिर इसको बड़ा करके बनाता हूं। ये ना सारा ये इतना ना, ये दूसरा शेल है, ये दूसरा शेल है। यानी ये आपके पास n=1 K शेल, दिस इज n=2 L शेल। ये इट्स ओके। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज न्यूक्लियस के करीब होगी, न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी,
और जो दूर होगी अट्रैक्शन कम होगी। अब सुनना, आपके पास ना ये जो एल शेल है इसमें एक एस ऑर्बिटल है जिसे आप 2s कहते हैं, फिर आपके पास 2px 2py 2pz ये है, इनको हम कहते हैं, ये वाले ये जो आपको समझाए, इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट्स ओके। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब एस जो है ये न्यूक्लियस के करीब है, तो एस में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और ये जो तीनों पी हैं ये न्यूक्लियस से दूर हैं, और इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। एक तो ये बात। अब अगली बात करो, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं फर्ज करता हूं आप इसकी बात करो, ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ना हुआ क्या, इस कार्बन, पहले इसकी बात करनी है, एक ही डायग्राम में मैंने तीनों को अकोमोडेट करना है समझाने के लिए। अब इस कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपके पास sp3, चूंकि sp3 में s करैक्टर 25 है, p करैक्टर 75 है, तो वो जो sp3 बनता है ना वो इधर करके बनता है, sp3 इधर करके, ये यानी ना ये s तो s की ये है ना, और p वो ज्यादा p की तरफ बढ़ता है। अच्छा, ये मैंने एक बनाया, 4 sp3 बनते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक बना दिया। अगली बात, ये आपके पास क्या है, sp2, एक s और 2p, ये s और 2p तीनों में से कोई से दो इंटरमिक्स हुए, 3 sp3 बने, मैं एक लिखूंगा। अच्छा, वो जो sp3 बनेगा ना वो इधर बनेगा, sp2 जो बनेगा वो इधर बनेगा। मतलब ये जो sp3 है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, और sp2 ये न्यूक्लियस के करीब है। क्यों करीब है? क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें s करैक्टर जो है वो 33% आ गया, इसमें 25, ये 33, s करैक्टर बड़ा, s का मतलब है कि न्यूक्लियस के, ये s न्यूक्लियस के करीब होता है ना, तो sp2 भी न्यूक्लियस के करीब आ गया। अब अगली बात, ये आपके पास क्या आ गया, sp। अब sp जब बनता है ना तो वो इधर करके आ जाता है, इधर, यानी वो न्यूक्लियस के और करीब आ जाता है। अब बात, मैंने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको दोनों एटम के न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिस एटम के न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उतनी उसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। अब देखो sp3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वाले। sp2 इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले, और sp इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले। अब मुझे ये बताओ कि जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, फिर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, फिर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, तीनों केसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किस केस में न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं? आंसर वेरी सिंपल, sp के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। जब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और अट्रैक्शन स्ट्रांग होने का क्या मतलब है कि इसकी जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये आप देख सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। ये बात। अब अगली बात, जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी उसका हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन बनकर ये निकल जाएगा, आसानी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि sp3, sp2 और sp तीनों केसेस में जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक करैक्टर शो करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इसका हमें कौन जवाब दे रहा है? इसका हमें ये pKa वैल्यू हमें बता रही है। एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है, वो मुझे नहीं पता आपको समझ आएगी कि नहीं, लेकिन कोशिश करो कि आपको समझ आ जाए। अब मैं आपको ना कॉन्जुगेट बेस के लिहाज से समझाता हूं, बात को कोशिश करना। बेटा जी जरा समझना, अगर ये वाला ये प्रोटॉन दे दे, H पॉजिटिव दे दे, H पॉजिटिव निकल गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे। ये मैं इथाइन की बात कर रहा हूं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे ना तो CH तो है, ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया। एक तो ये बात, ये था एसिड, चूंकि इसने प्रोटॉन दिया, जो ये वाला H पॉजिटिव प्रोटॉन बन के निकल गया, तो वो स्पीशीज जो प्रोटॉन देती है वो तो एसिड है। ये एसिड, मैं अगर H लगाऊं ना इधर, ये इथाइन है, ये है एसिड। इसने प्रोटॉन दिया तो ये इसका बना, इसे कहते हैं
कांजुगेट बेस इट्स ओके। मैंने एक बात आपको समझाई, बिल्कुल यही बात जो मैंने इधर अप्लाई की है ना, काइंडली आप इधर भी और इधर भी अप्लाई करें। सुनो मैं कांजुगेट बेसिस की बात करूंगा। कांजुगेट बेस कैसे बला मेरे पास ना ये वाला था इथेन, इसने सपोज ये एक हाइड्रोजन दे दिया, अब ये क्या बना, अब ये बना CH3 और इसके ऊपर नेगेटिव। जैसे मैंने ये बात की है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है ना, एक दो इनके साथ ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, प्रोटॉन बन गया। जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, अगर इसने प्रोटॉन दिया थोड़ा बहुत, ये एसिड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया, दिस इज द कांजुगेट बेस। किसका है ये, किसका कांजुगेट बेस है, ये इथेन का कांजुगेट बेस है। अगर आप इसका कांजुगेट बेस लेना चाहते हैं, ये प्रोटॉन दे दो, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि एक चीज तो, और नेगेटिव चार्ज, और इसका तो मैंने आपको बताया ना CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये नेगेटिव। लो जी, अब जरा बात को सुनना। एक बात, इन तीनों ये कांजुगेट बेस है। अब इन तीनों कांजुगेट बेसिस में से जो कांजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो तेजी से बनेगा, तेजी से। स्ट्रॉन्ग चीज तेजी से बनती है, और जो तेजी से बनेगा इसका मतलब है उसका एसिड तेजी से प्रोटॉन देगा। अगर कांजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो वो जल्दी बनेगा। सावधान है, ये जल्दी तभी बनेगा अगर ये प्रोटॉन देगा। और जो तेजी से इसने क्या किया, तेजी से प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन निकल गया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो कांजुगेट बेस है ये वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आसानी से इसको लीव ही नहीं करता। अगर ये लीव नहीं करता तो इसके बनने के चांसेस कम है। अब अगला सवाल आया, ये स्ट्रॉन्ग, ये कांजुगेट बेस की स्ट्रेंथ देखो, ये है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कांजुगेट बेस। ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, ये सबसे वीक। क्यों, ये जो कार्बन था ना जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटा जी, केमिस्ट्री का एक रूल समझना। क्या बोला, वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में हम कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना पसंद करता है। इसका मतलब है ये कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आता है तो ये स्टेबल हो जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है। ये केमिस्ट्री के रूल्स हैं। मैंने दो तरीकों से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ समझाया। एक pKa के लिहाज से वो वैल्यू बता रही है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दूसरा मैंने कांजुगेट बेस की स्ट्रेंथ के लिहाज से भी बात की। आज मैंने आपको ना एक और बात भी समझाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परसेंटेज एस करेक्टर या हाइब्रिडाइजेशन से क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक होता है। और मैंने आपको क्या समझाया कि जितना एस करेक्टर बढ़ता है उतना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन न्यूक्लियस के करीब होता जाता है, और जितना कार्बन एटम के न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वो आसानी से प्रोटॉन लीव करेगा। उसका सबूत क्या है, उसके दो सबूत हैं। एक, उसकी pKa वैल्यू कम होगी, और दूसरा उसका कांजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब आखिरी बात, अब ये तो मैंने अल्केन अल्कीन अल्काइन की बात कर दी। क्या ये जो एसिटाइलिन है ये इनसे तो स्ट्रॉन्ग है, pKa आपने 25 बता दी, क्या ये वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है? आंसर है नो नो नो, ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। एसिटाइलिन तो वीक, वेरी वीक, वेरी 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 वीक। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये देखो, ये मेरे पास है एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन। इधर मैं ले लेता हूं अल्कोहल्स, अल्कोहल AL, मैं सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आपको नजर आ सके। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्कोहल ROH, अल्कोहल, वाटर HOH, वाटर, फिनोल हम पढ़ेंगे, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड CA में लिख देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं फिलहाल इनकी बात करता हूं।
अच्छा, अभी आपने पीके वैल्यू देखी, मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, पीके ए वैल्यू का। पीके, इसकी पीके वैल्यू आपने कहा, मैंने अभी आपको बताया 25, इसकी पीके वैल्यू 16 से 17, 16 से 17। अगर पीके वैल्यू 25 से 24 आ जाए ना, 24, कितना फर्क पड़ा, एक का। तो आपके पास ना ये वाला जो है वो 10 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर 25 की बजाय 24 आ जाए, 23 आ जाए, 24 की बजाय 23, तो अब जिसकी पीके 23 होगी वो इससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर पीके 22 आ जाए, 22, तो ये 1000 गुना स्ट्रॉन्ग होगा, 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। और ये तो 25 से 16 तक है, ये तो तकरीबन 9 है। तो उसका मतलब है 1 के साथ 9 जीरो लगाओ, 9 जीरो। तो अगर आप 1 के साथ 9 जीरो लगाएगो तो वो पता नहीं कितने लाख या करोड़ ये गुना स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है एसिटाइलिन से जो अल्कोहल्स हैं, एसिटाइलिन से जो अल्कोहल हैं, ये लाखों नहीं करोड़ों गुना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर आप वाटर की देखें पीके, तो वाटर की पीके वैल्यू 15.7 होती है। और फिनोल को देखोगे, इनकी पीके वैल्यू 10 होती है, 10 होती है। यानी अगर आप एसिटाइलिन और फिनोल इनका डिफरेंस लगाओ एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो आप 1 के साथ 15 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इनको गिन लो। जब आप इनको काउंट करेंगे ना, काउंट करेंगे, तो जो आंसर आएगा फिनोल एसिटाइलिन से उतने गुना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इनकी पीके वैल्यू 5 तक होती है। इसका मतलब है जितनी पीके वैल्यू कम होती जाती है उतने वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये भी इतने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इनसे नीचे जो मिनरल एसिड होते हैं, जिन्हें आप HCl कहते हैं, H2SO4 कहते हैं, HNO3 कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इनसे लाखों गुना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लाखों गुना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला इन सब में ये इससे खरबों के खरबों गुना स्ट्रॉन्ग एसिड है और इनसे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब है ये जो अल्काइन है ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन आप उनकी एसिडिक नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। केमिस्ट्री कभी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप अल्काइन की एसिडिक नेचर को इग्नोर करें, केमिस्ट्री कभी आपको अलाउ नहीं करेगी। ये मेरी बात ध्यान में रखना। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको ये सारी बातें समझाने की। अब मुझे नहीं पता कि आपको कहां तक आपने सीखा, कहां तक आपने समझा, ठीक है ना। अगर वही आपका वही रोना रहा ना, सर मुझे इसका नहीं पता चला, सर मुझे इसका नहीं पता चला। मैंने एक एक बात को बाय गॉड 3-3 दफा 4-4 दफा मुख्तलिफ एंगल से एक ही बात को बार बार समझाने की कोशिश की। तो अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर कोई मसला है, दिमागी मसला है, उसको फिर ठीक कराना पड़ेगा। इससे आसान नहीं समझाया जा सकता। बहरहाल अब अगली मैंने बात क्या करनी, अब मैं हेडिंग पे आऊंगा। पहला मेरा ये होगा, क्या तमाम अल्काइंस एसिडिक नेचर शो करते हैं? आंसर होगा नहीं, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन जिन्हें हम कहते हैं वही एसिडिक नेचर शो करेंगे। और दूसरी बात, क्या ऐसा कोई रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का प्रूफ है जो ये बताए हमें कि हाँ टर्मिनल अल्काइन चलो एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो क्या वाकई वो शो करते हैं? यस, हम उनको देखते हैं। तो अब आप इस हेडिंग की मजीद एक्सप्लेनेशन पे आए। जी स्टूडेंट, अब पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या तमाम अल्काइन एसिडिक नेचर शो करते हैं? आंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन, जो मैं यहां पे लफ्ज लिखूंगा टर्मिनल अल्काइन। बेटा जी, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड वाले, टर्मिनल अल्काइंस, जिन्हें मैं ना अल्काइंस, जिन्हें मैं एक और भी नाम देता हूं, मैं इन्हें कहता हूं दीज आर वन अल्काइंस। अब ये टर्मिनल अल्काइंस क्या है, वन अल्काइंस क्या है, ये मैं आपको कई दफा पहले बता चुका हूं, मुझे अब दोबारा इन बातों में मत डालो। टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन वो अल्काइन जिनके आखिरी कार्बन पे, एंड पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैं टर्मिनल अल्काइन में आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ना ये
C ट्रिपल बॉन्ड C, हम इसे दो नाम देते हैं, हम इसे एसिटाइलिन कहते हैं। मैं को 1000 दफा ये आपको गिनवा चुका हूं, एसिटाइलिन। हम इसको इथाइन भी कहते हैं। और अगर मैं लिखूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम कहते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन। मैं एक और लिखता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3, हम इसे कहते हैं 1-ब्यूटाइन। और भी आगे ये जो मैंने आपके सामने लिखे ना, दीज आर टर्मिनल अल्काइंस। क्यों जी, ये टर्मिनल कैसे? इनमें देखो एंड वाला कार्बन ये है या ये है, और इनमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखो एंड वाला कार्बन ये है या ये है ना, तो इस पे ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एंड वाला कार्बन या ये है या ये है, तो ये इस पे ट्रिपल बॉन्ड। तो वो अल्काइन जिनमें एंड वाले कार्बन पर, जहां पे चेन एंड होती है, उस पर अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल अल्काइन। और जिनमें बीच में आएगा, मैं आपके सामने लिखता हूं, ये मेरे पास ना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। अगर आप इसको देखोगे ना, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, इसका नाम है 2-ब्यूटाइन या ब्यूटुआइन कह लो। ये जो 2-ब्यूटाइन है ना, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। ये क्या है? दिस इज इंटरनल अल्काइन। ये इंटरनल अल्काइन कहलाता है, तो ये टर्मिनल नहीं है। इसका मतलब है जो एसिडिक नेचर है ना, ये मैंने 4 अल्काइन लिखे, इसमें जो एसिडिक नेचर है ये शो नहीं करेगा, लेकिन ये जो मैंने सारे लिखे हैं दे विल शो द, दे विल एग्जिबिट द एसिडिक नेचर। अब सवाल आ गया क्यों, व्हाई? ये क्यों नहीं करेगा, वो क्यों करेगा? वजह सिंपल है। एक लफ्ज है एसिडिक हाइड्रोजन, एक लफ्ज क्या आ गया, एक टर्म क्या आ गई, एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो मैं सिंपल सी बात करूंगा, वो अल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, वो अल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, वो एसिडिक नेचर शो करेगा। इसका मतलब है इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और इनके पास इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अब आपका नया सवाल होता है, हालांकि मैं पहले आंसर दे चुका हूं। एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं वो हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होता है। क्या मैंने कहा कि वो हाइड्रोजन एटम H एटम बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इट्स ओके। अब इसमें देखो, ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये कार्बन ये sp हाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ जो हाइड्रोजन एसिडिक, इसका मतलब है एसिटाइलिन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2। प्रोपाइन के देखो बेटा जी, ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है sp, ये कार्बन sp, लेकिन ये कार्बन sp3 है, 3 है। अब ना ये जो हाइड्रोजन है जो sp कार्बन से अटैच होगा ये एसिडिक होगा, लेकिन ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तो sp3 से अटैच है, इनको मैं एसिडिक नहीं कहूंगा। फिर भी प्रोपाइन में एक एसिडिक हाइड्रोजन तो है। अब इसमें देखो, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp, ये वाला और ये कार्बन ये तो sp3 है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है दिस इज का एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब है ऊपर वाले ये जो 3 मैंने अल्काइंस लिए, ये अल्काइंस हैं टर्मिनल अल्काइंस, ये अल्काइंस हैं 1 अल्काइंस, और इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो अल्काइन एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब इसको देख लो, इसमें ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। बेटा जी, ना इसके पास कोई हाइड्रोजन ना इसके पास कोई हाइड्रोजन। हाँ, ये कार्बन जो है ये sp3 है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने एसिडिक की डेफिनेशन क्या बताई, वो हाइड्रोजन जो sp से अटैच, sp3 से नहीं, sp। अब आप कहेंगे सर क्यों आप sp वाली बात करते हैं, तो ये आपको सारा समझा के नहीं आया। वो कार्बन वो हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, ये हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन बनकर निकल जाएगा और यूं ये एसिडिक नेचर शो करेगा। ये बुनियादी सी बात है। लो जी, यहां तक ना, यानी सारी जो बात मैंने अभी आपको बताई ना, वो सिंपल सी आप कह लो। आप कहेंगे कि जब कार्बन में
सारी बात का मफहूम क्या बना कि जब कार्बन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड वो कार्बन जिसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, वो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मैंने उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कितनी बताई, तकरीबन 2.9। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये और जिसकी वजह से ये जो है दोज अल्काइन शो द दे एग्जिबिट द एसिडिक नेचर। एक तो ये बात मेरी बात। अब रिएक्शंस की वजह से आप बात समझना चाहते हैं, बहुत से आसान सी बात। मैं आपको ना पहली किस्म के जो रिएक्शन समझाने जा रहा हूं ना बेटा जी, नंबर 1 पे वो है रिएक्शंस ऑफ वन अल्काइन विद रिएक्शंस विद दो अल्फाज जेब में रखना, रिएक्शंस विद सोडामाइड। मैं सोडामाइड को भला क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं NaNH2, this is called sodamide, NaNH2, and molten sodium। अब इनके सारे रिएक्शन, पहले तो बात सोडामाइड, दो इसके नाम है। बाज बुक्स में लिखा होता है, इसमें इसको बाज बुक्स में लिखा होता है सोडियम अमाइड, इट्स ओके, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। बाज बुक्स में लिखा होता है सोडामाइड, एक ही बात है। लेकिन जो मैं बात आपको याद करवाना चाहता हूं ना, वो बड़ा क्या है, वो बात ये है कि ये देखो बेटा जी, थोड़ा सा ना अपना विजन ब्रॉड करो। NaOH एक बेस, KOH एक बेस, और ये हम NaOR ये भी हम बेसिस पढ़ेंगे, ये भी बेस है। अब ना ये वाले बेस है, बेस एंड दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ना सोडामाइड ये भी बेस है, दिस इज अ बेस। पता है ये क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है? आंसर है दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने नोट किया एक बात, इधर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर मैंने क्या लिखा है, वेरी वेरी वेरी, यानी ये वाला जो है ये इनकी निस्बत, जिन्हें हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ये इनकी निस्बत भी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बेस है। एक ही बात, एक पहले तो ना ये जो मैंने बात की है ना, जरा इसको समझने की कोशिश करना। अब सुनो, मैं रिएक्शन आपको देता हूं। मेरे पास ये रिएक्शन है, मेरे पास रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड C और H। बेटा जी ये कार्बन के एंड पे, दिस इज टर्मिनल अल्काइन, दिस इज वन अल्काइन, वही अल्काइन जो मैं चाहता हूं। और ये जो हाइड्रोजन है ये इसका रिएक्शन किससे करवाएं, NaNH2 सोडामाइड। लेकिन आपको ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा इन लिक्विड अमोनिया NH3 लिक्विड, और अमोनिया वैसे गैस है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये लिक्विड। आपने ना सोडामाइड का लिक्विड अमोनिया में लेकर इससे रिएक्शन करवाना है। अब बेस का काम क्या होता है बताओ जरा, बेस क्या करता है? बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ये बेस है ना, ये बेस है। बेस का क्या काम है, दोबारा मुझे बताना जरा, बेस का काम क्या होता है? बेस एसिड होता है ना, प्रोटॉन डोनर, तो बेस क्या होता है? बेस होता है प्रोटॉन H पॉजिटिव एक्सेप्टर। अच्छा, ये एसिड है जो प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन देगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनकर यहां से निकलेगा, H पॉजिटिव बनकर प्रोटॉन देगा। और ये जो NH2 है ये प्रोटॉन लेगा, ये प्रोटॉन लेगा। जब ये प्रोटॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3। तो जो प्रोटॉन लेता है उसे हम बेस कहते हैं। इसका मतलब है ये प्रोटॉन देता है, ये एसिड, और ये प्रोटॉन लेता है, तो ये हो गया बेस। तो ये H पॉजिटिव इसके साथ मिलेगा तो क्या बन गया, NH3। ये अमोनिया गैस यहां से बल्कि वो लिक्विड है उसमें डिसॉल्व होती जाएगी, और ये सोडियम जाके इसके साथ मिल जाएगा, और आपके पास बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं सोडियम Na प्लस सोडियम एल्काइनाइड। ओहो, एल्काइनाइड, सोडियम एल्काइनाइड।
स्टूडेंट ये जो है ना, इसके बाद मैं इसी रिएक्शन, ये तो मैंने अल्काइन लिया ना जनरल, अब मैं एसिटाइलिन ले लेता हूं। मेरे पास एसिटाइलिन में क्या है, मेरे पास एसिटाइलिन में है आर सी, sorry, I'm sorry, when I have the acetylene, it should be H, triple bond C or H. This is ACETYLEN, acetylene, और it is called ethyne। बड़ी दफा मैंने आपको लिख के दिया एसिटाइलिन और इथाइन। अच्छा, अब ना ये भी टर्मिनल अल्काइन है, इसका किससे रिएक्शन, सोडामाइड के साथ, जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। किसमें, लिक्विड अमोनिया में। अब वैसे तो अमोनिया गैस है, लेकिन अमोनिया को जब -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अब वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई, क्या होगा कि ये वाला जो एसिटाइलिन है, इसका ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये NH2 एक्ट एज अ बेस, ये NH2 ना, ये NH2 माइनस है ये, और ये इससे प्रोटॉन लेगा। जब प्रोटॉन लेगा तो ये बन जाएगा NH3। ये मैंने ऐसे, ये तो साफ इसके अंदर शामिल हो जाएगी। और अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यहां जो बॉन्ड है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, तो ये आपके पास बना सोडियम। अब आप कहेंगे सर ये बन गया सोडियम अल्काइनाइड। नहीं, अल्काइनाइड तो तब बनता है जब आप जनरल अल्काइन की बात करें। तो अब आपने एसिटाइलिन ना, तो ये बना सोडियम एसिटाइलाइड। क्या बना, सोडियम एसिटाइलाइड। ये जो सोडियम एसिटाइलाइड बना है ना, इसके बारे में दो बातें याद रखना। एक तो ये आयनिक इन नेचर होता है। पहली मेरी बात, मैं अक्सर कहता हूं सोने के पानी से लिखे जाने वाली बात, ये आयनिक इन नेचर, एक बात। दूसरी एक और बात, ये ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज होता है। तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस उसके लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात, आप कह रहे हैं सर अक्सर कभी नोट किया करो ना, मैं जो भी बीच में कुछ बातें लिखता हूं ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बड़ा क्या लिखा, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने इसे कहा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, आपने और बात नहीं नोट की, मैं यहां सोडामाइड ले रहा हूं जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने यहां पे KOH NOH ये नहीं लिए, हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने KOH को यहां पे नहीं लिया, हालांकि KOH भी प्रोटॉन लेता है ना, लेकिन याद रखना ये वीक एसिड है। मैंने आपको समझाया ना कि ये बहुत वीक एसिड है। ये आम एसिड्स की निस्बत बहुत वीक, ये इनसे तो चलो ठीक है, अल्केन अल्कीन से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आम एसिड से ये बहुत वीक एसिड होते हैं। अब वीक एसिड से प्रोटॉन निकालना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप किसी वीक एसिड से प्रोटॉन निकालना चाहते हैं, आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आप आम भी बेस यूज करते ना, उस आम बेस ने भी इसमें से प्रोटॉन निकाल देना था। लेकिन चूंकि ये एक बहुत वीक एसिड है, लिहाजा इससे प्रोटॉन निकालने के लिए वी नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। लिहाजा इससे रिएक्शन करवाओगे तो ये प्रोटॉन देगा। अगर आप इन बेसिस से रिएक्शन करवाओगे तो फिर ये एसिटाइलिन प्रोटॉन नहीं देगा, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। एक तो ना मैंने ये अभी आपको ये समझा दिया। अब एक और बात, मोल्टन सोडियम से रिएक्शन करवाएं। मोल्टन यानी सॉलिड सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा। कैसे? मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करता हूं। बेटा जी, आपके पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इथाइन लिया, इथाइन मैं बार बार लिखता हूं, एसिटाइलिन लिया, प्लस 2 सोडियम, एंड दिस सोडियम शुड बी मोल्टन सोडियम। अच्छा जी, रिएक्शन करवाया। जब रिएक्शन हुआ ना, रिएक्शन क्या हुआ बेटा जी, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकले और दोनों निकल गए, और दोनों हाइड्रोजन मिलके इन्होंने बना दिया H2। इसका मतलब है यहां से H2 गैस इवॉल्व होती है, H2 गैस ये इवॉल्व, और जहां से हाइड्रोजन निकल गए
वहां पे सोडियम, एक सोडियम, दो है ना सोडियम, एक इधर आ गया एक इधर, तो आपके पास क्या बना, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर आ गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अगर एक सोडियम था तो मैंने कहा सोडियम एसिटाइलाइड, एक है, एक था तो सोडियम एसिटाइलाइड। अब सोडियम कितने आ गए, दो, तो ये बना डाई सोडियम, सोडियम एसिटाइलाइड। इट्स ओके, डाई सोडियम एसिटाइलाइड। एक अहम नुक्ता, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक अहम तरीन नुक्ता, और वो क्या, आप कहते हैं सर ये ऊपर वाला तो हमें समझ आ रहा है कि जब किसी बेस से रिएक्शन करवाया तो इसने प्रोटॉन दिया, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, तो ये एसिडिक नेचर जो है वो अल्काइन की, टर्मिनल अल्काइन की यहां पे कंफर्म होगी। इट्स ओके। यहां पे भी क्या एसिडिक नेचर कंफर्म होती है? यस। याद रखना, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जब कोई मेटल किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, when a metal is treated with a substance and hydrogen gas is evolved, the substance reacting with metal, that is acid। दोबारा मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जब कोई सब्सटेंस, सपोज मैं चलो यूं देख, एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो आपके पास प्रोडक्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मैंने अभी क्या कहा कि जब कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे, इसमें इसने मेटल से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, ये हाइड्रोजन गैस निकली, तो जिससे मेटल ने रिएक्शन किया दैट इज द एसिड। इसका मतलब है सोडियम से रिएक्शन पर इसकी एसिडिक नेचर कंफर्म होती है। ये दो मैंने जो आपको रिएक्शन पढ़ाए ना, इस दो रिएक्शन में हमने टर्मिनल अल्काइन को लिया और उसका सोडामाइड और फिर मोल्टन सोडियम से रिएक्शन करवाया। अब जरा आगे बढ़ो, मैं अभी आपको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं ना दूसरी किस्म के आपको रिएक्शन पढ़ाता हूं जिसमें ये जो वन अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन, इनको वो मैं हैवी मेटल से, इट शुड बी केप्ट इन माइंड, सोडियम इज अ लाइट मेटल, लाइट। अब मैं ये लाइट मेटल है, अब मैं हैवी मेटल से रिएक्शन करवाता हूं और देखता हूं क्या हैवी मेटल्स भी इनमें से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। जरा देखें स्टूडेंट, अब हम आते हैं रिएक्शंस विद हैवी मेटल्स। और जो मैं हैवी मेटल्स ले रहा हूं ना, हैवी मेटल्स में दो आपके सामने ना लूंगा, एक तो मैं लेता हूं कॉपर को, इसको, और एक सिल्वर। ये मेरे साथ, अच्छा आप कहेंगे सर आपने पहले भी मेटल के साथ रिएक्शन किया, बट दिस मेटल सोडियम इट इज नॉट हैवी मेटल, दिस वन इज लाइट मेटल। अब लाइट और हैवी मेटल में फर्क क्या होता है? वेरी सिंपल, आप इनका एटॉमिक मास देख लो। अब कॉपर का, सिल्वर का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो एटॉमिक मास कॉपर का देखेंगे 63 के करीब है और सिल्वर का 109 के करीब है। उसके मुकाबले में आप इसको देखो तो ये 23 है। तो एटॉमिक मास इसका बहुत कम है, ये लाइट, और वो क्या हैवी मेटल। अब मैं ये जो हैवी मेटल्स है ना, Cu और He, इसके साथ डायरेक्ट मेटल्स का रिएक्शन नहीं करवाऊंगा। किस तरह वो देखो, मैं पहला आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन यानी टर्मिनल अल्काइन विद रिएक्शन विद, मैं RX लिखता हूं, RX, चलें पूरा लफ्ज ही लिख देता हूं, रिएक्शन विद, अच्छा लफ्ज देखना मैं क्या लिखता हूं, अमोनिया, AMMO NIA, अमोनिया कल, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड। जरा सुनना, मैंने ये क्या लिखा, रिएक्शन विद अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड, ये मैंने एसिटाइलिन लिया, इट्स ओके, पता है आपको। और मैं साथ लिखता हूं मैं इसी से लिखूंगा, साथ में लिखता हूं Cu2Cl2। ये क्या है? दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। व्हाट इज क्यूप्रस क्लोराइड? Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। अच्छा ये क्यूप्रक नहीं है, क्यूप्रस है, क्योंकि इसमें जो कॉपर है ये +1 है, +1 होगा क्यूप्रस, +2 होता तो क्यूप्रिक। अच्छा बहरहाल ये क्यूप्रस, और अमोनिया कल का मतलब है NH4OH। लो जी ये हो गया।
अब ये इतना जो है ना, इतना, ये इतना इतना, इसे मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज द अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अच्छा, जब इसके साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा, मैं 2 ले रहा हूं, जब इसके साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो देखना होना क्या, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिला वाटर, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिला तो वाटर, यानी ये दोनों जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये इसके साथ, ये OH के साथ मिलकर, OH नेगेटिव बेस है, इसके साथ मिलेंगे तो आपके पास वाटर बनता जाएगा और आपके पास ये 2 वाटर बन गए। इट्स ओके। पहले तो बात ये आ गई, प्लस प्लस ये जो NH4 2 हैं ये 2 क्लोरीन के साथ मिले, NH4Cl प्लस 2NH4Cl। इट्स ओके। ये आ गई दूसरी बात। अब ये कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन तो निकल चुके हैं और ये 2 कॉपर रह गए, एक कॉपर इधर एक कॉपर इधर, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आप कहेंगे सर इधर तो आप आयनिक कह रहे थे, तो जो मेटल है ना, मेटल लाइट मेटल, उसके साथ जो कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये हैवी मेटल है, इसके साथ तो आपके बारे में, अच्छा प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना जो मुझे चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला, इधर कॉपर इधर कॉपर, ये जो चीज बनी है ना ये बड़ी कमाल की चीज है। इसमें कमाल वाली कौन सी बात है, दो चीजें, 2 कॉपर, जैसे ये मैंने नाम लिखा ना डाई सोडियम, अब क्या होगा डाई कॉपर, तो ये बना डाई कॉपर, कॉपर और एसिटाइलाइड। इट्स ओके। और कोई खास बात, यस एक और, तो इससे भी बड़ी खास बात है, और वो जो दूसरी खास बात है वो भला क्या है, वो बात है कि इसका जो है दीज आर रेडिश प्रेसिपिटेट, इसका मतलब दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते बल्कि ये नीचे प्रेसिपिटेट बनकर बैठ जाते। क्यों पानी में हल नहीं होते, वेरी सिंपल, अभी मैंने कहा क्या क्या है कि ये जो कॉपर है ये कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और ये भी ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, यानी ओवरऑल दिस इज कोवलेंट इन नेचर, और कोवलेंट इन नेचर की वजह से इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनसॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से इट सेटल डाउन एट प्रेसिपिटेट एंड द कलर ऑफ देयर प्रेसिपिटेट इज रेडिश। बात लोग कहते हैं रेडिश ब्राउन, बट आई विल से द रेडिश। इट्स ओके। ये पहला, जब किसी रिएक्शन में सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, जब किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने, जब किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो, यानी जब किसी रिएक्शन में कोई फिजिकल चेंज आए, फिजिकल चेंज आते हैं जो हम देख सकें, दैट रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश रिएक्शन। डिस्टिंग्विश, अब मैं यही जो रिएक्शन आपके पास है ना, ये वाला अमोनिया का क्यूप्रस क्लोराइड, इसको मैं अल्काइन के डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पर यूज करूंगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पर। बेटा जी आगे बढ़ो, ये ना ये मेरी आज की यहां की पहली गुफ्तगू थी इस हेडिंग की। अब इसी हेडिंग की दूसरी गुफ्तगू, बड़ी कमाल की गुफ्तगू, बहुत प्यारी गुफ्तगू, और वो क्या है, रिएक्शन किसका, मैं तो फिलहाल तो एसिटाइलिन ही ले रहा हूं ना, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विद टॉलेंस, नया एक लफ्ज आ गया, TOLLEN कॉमर्स, टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा जी, टॉलेंस रिएजेंट होता है, मैं आपको लिख के देता हूं, ये आपके पास आ गया ना, एसिटाइलिन प्लस NO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH। आप कहेंगे सर ये तो ऊपर वाला ही है ना, चलो आधा तो आपको पता लग गया ना, तो ये 2 आएगा, 2 चूंकि 2 मुझे यहां पे सिल्वर चाहिए, ये भी 2 आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने लिया ना NH4OH, दिस इज कॉल्ड अमोनिया कल, AgNO3 दिस इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। तो नाम इसका क्या बना, इतने का नाम क्या बना, इतने का नाम बना अमोनिया कल, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट। दिस अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। इसको क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। अब ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, दादा नेम ऑफ अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट इज, द आंसर इज टॉलेंस रिएजेंट। इसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अब मैंने इसका रिएक्शन करवाना बिल्कुल ऊपर वाला ही, क्या, ये हाइड्रोजन OH लेगा वाटर, ये हाइड्रोजन, यही मैंने ऊपर भी कहा, तो उसका मतलब यू विल हैव 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2H2O। इट्स ओके। प्लस आपके पास ये नाइट्रेट, ये अमोनियम, पहले अमोनियम क्लोरीन के साथ मिलकर 2 अमोनियम क्लोराइड बना,
अब अमोनियम नाइट्रेट के साथ पर 2 नाइट्रेट है तो ये बन जाएगा 2NH4NO3, ये आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट बेटा जी 2 सिल्वर हैं, एक सिल्वर इस कार्बन के साथ, दूसरा सिल्वर इस कार्बन के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना C ट्रिपल बॉन्ड C, अब Ag, पहले Ag था, अब इधर भी Ag। यहां ये हैवी मेटल है, कार्बन के साथ कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। नाम क्या बना? नाम ऊपर लिखा तो है, ये डाई कॉपर था, ये डाई सिल्वर आ जाएगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइट, डाई सिल्वर एसिटाइलाइट। हाँ, क्या ये भी प्रेसिपिटेट? यस, ये भी जब ऊपर से नीचे में एरो शो करूं ना, इसका मतलब है वो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट कहते हैं वो पार्टिकल्स, वो क्रिस्टल जो पानी में हल ना हुए, तो ये इनसॉल्युबल है और इनका कलर होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये याद रखना। व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज दे आर कोवलेंट इन नेचर। अगर ये आयनिक इन नेचर होता, व्हाई दे आर कोवलेंट इन नेचर? मैंने आपको बताया कि ये जो हैवी मेटल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है, ये कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, और जो लाइट मेटल है सोडियम, ये आयनिक बॉन्ड बनाती है। कोवलेंट होने की वजह से दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में प्रेसिपिटेट बनता ही तब है जब वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। पीपीटी, ये बात ध्यान में रखें। क्या कहा? प्रेसिपिटेट, इसका मतलब होता है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पानी में हल नहीं हुआ तो नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठे। ये दो बहुत, और ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ना, बोथ दीज आर ये ना अभी मैंने आपको बताया, ये वाले जो रिएक्शन है, ये अल्केन नहीं देगा, अल्कीन नहीं देगा, अल्काइन देगा, लेकिन याद रखना सारे अल्काइन नहीं देंगे, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन देंगे, सारे नहीं देंगे। ओनली, यानी यहां ध्यान में रखना है कि अल्काइन सारे नहीं, ये सिर्फ और ओनली टर्मिनल अल्काइन, वो इनके साथ रिएक्शन देंगे। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कलर के, रेडिश इन केस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, और व्हाइट प्रेसिपिटेट इन केस ऑफ सिल्वर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलरेंस रिएजेंट उसके साथ। आगे बढ़ो, एक नई खूबसूरत बात आ गई बेटा जी। आपके पास थी एसिटाइलिन गैस। अब सुनना मैं कहता क्या हूं, मेरी बात को मेरे बच्चे सुनेंगे। आपके पास थी एसिटाइलिन गैस, एसिटाइलिन का आपने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, ये बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसे मैंने डाई सिल्वर एसिटाइलाइट कहा, क्या उन व्हाइट प्रेसिपिटेट से दोबारा एसिटाइलिन गैस हासिल हो सकती है? दोबारा जनरेट, पैदा करना अल्काइन से वो बने व्हाइट और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, वो अल्काइनाइड बने। क्या उनसे दोबारा अल्काइन बन सकता है? आंसर है यस। कैसे? आप इनका, ये जो आपके पास एसिटाइलाइड बने, आप इनका एसिड से रिएक्शन करवा दो, एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दो, HCl से करवा दो, नाइट्रिक एसिड से करवा दो, किसी एसिड से। ये आपके पास क्या है? ये वाला, ये आपके पास ये है डाई कॉपर एसिटाइलाइड। मैं दोबारा इसका नाम लिखूंगा, ये मैंने आपके सामने लिखा, डाई कॉपर एसिटाइलाइड। ये फिजिकल स्टेट क्या है? ये ना पीपीटी है, ये रेडिश पीपीटी है। अच्छा, इसमें आपने क्या डालना है? मैं इसमें ऐड करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इट्स ओके, ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा? ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड प्रोटॉन देगा। अब ये एक H पॉजिटिव इधर आ गया, एक H इधर आ गया, और ये C ट्रिपल बॉन्ड से एक H और एक H, और आपके पास क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो ही इथाइन आपके पास आ गया, इथाइन। आपके पास एसिटाइलिन दोबारा आ गया। अच्छा, ये जो कॉपर है 2, ये SO4 के साथ मिलकर आपको क्या दे देंगे? Cu2SO4, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। बिल्कुल आगे आ जाओ, बल्कि आपके पास ये CuSO4, इट शुड बी CuSO4। तो मेरे पास ठीक आगे वाटर भी बन जाएगा। अगर इसको मैं 2 कर दूं तो ये मेरे पास आगे वाटर भी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, नेक्स्ट आओ, ये मैंने सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए, कॉपर सल्फेट बनाने के लिए। अगली बात सुनो, अगर मैं यहां पे HNO3 ले लूं, पहली बात, ये क्या है? ये वाला, ये बेटा जी आपके पास ना, ये आपके पास
डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है, एसिटाइलाइड। ये कलर, ये वाइट पीपीटी है, वाइट पीपीटी। रिएक्शन करवाया इससे, आपको 2 लेने पड़ेंगे, 2। और ये आपके पास क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन इस कॉपर के पास, एक हाइड्रोजन इस कॉपर के साथ, एसिटाइलिन दोबारा बहाल हो गया, रीजनरेट हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H प्लस ये एक सिल्वर एक सल्फर, ये दोनों मिलके Ag2NO3 में आप लिख लो। हालांकि ये AgNO3 होता है, जैसे मैंने ऊपर अकोमोडेट किया। अब इस बात को जरा ना, मैंने इधर भी अकोमोडेट कर दिया, और अगर मैं AgNO3 लिखूं, दैट शुड बी करेक्ट, वो करेक्ट होना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये +1 है और नाइट्रेट जो होता है वो -1 होता है। बहरहाल मैंने इसको अकोमोडेट। अच्छा आगे बढ़े, बल्कि इसको ना अगर मैं यूं लिखूं ताकि फड्डे से ही मैं निकलूं, तो ये मेरे पास जो है, इसको फिर 4 लेना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आगे फिर वाटर भी प्रोड्यूस करता जाता है। चलें, यूजेज ऑफ अल्काइनाइड, यूजेज ऑफ अल्काइनाइड। अब सुनना, अल्काइनाइड के यूजेस क्या है बेटा जी। इसके ना पहली तो बात, नंबर 1, हम अल्काइनाइड से ना प्योरिफिकेशन एक लफ्ज। नंबर 2, दूसरा जो लफ्ज आपके पास है वो है प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रेपरेशन। प्योरिफिकेशन मीन आपके पास इथाइन के साथ और भी गैसेस मिक्स है, आप इथाइन गैस को अलग करना चाहते हैं, आप उससे उसका अल्काइनाइड बना लो, पीपीटी बन गए, उसमें एसिड डालो, आपके पास प्योर फॉर्म में आ गया। प्रेपरेशन, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी आपके पास ये सिल्वर या सोडियम एसिटाइलाइड है, इससे इथाइन प्रोपाइन करो, आप इससे करेंगे। तो प्योरिफिकेशन, प्रेपरेशन, आइसोलेशन, अलग करना, और एक और आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। इनके लिए ये आपके पास अल्काइनाइड इस्तेमाल होते हैं। बेटा जी बहुत खूबसूरत तरीन बात आज की, डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट, अगर आपके पास अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, आप उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बहुत सिंपल, मैं आपको ना 4 टेस्ट बताता हूं, 4 टेस्ट। एक है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन इनर्ट सॉल्वेंट, दूसरा KMnO4 के साथ, अल्कीन में आपने बायर्स टेस्ट पढ़ा, अल्काइन में आपने स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 लिया, और ये 2 तो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आप इसके साथ ये जो दोनों टेस्ट है ना, ब्रोमीन और KMnO4 के साथ, ये दोनों अनसैचुरेशन के टेस्ट है। इसका मतलब है ये अल्केन नहीं ये टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, अल्कीन ये टेस्ट देगा, अल्काइन ये टेस्ट देगा। इन थोड़े में थोड़ी सी एहतियात है। ये जो अल्कीन है ये माइल्ड कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, और मैंने उसको क्या कहा था, मैंने कहा था BAEYER, बायर्स टेस्ट ये। और अगर आप अल्काइन की बात करो तो अल्काइन के साथ वी नीड द स्ट्रॉन्ग हॉट अल्कलाइन KMnO4, इसके साथ ये टेस्ट देते हैं, और बाकी 2 टेस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की ये लास्ट लेक्चर जो है हमारे चैप्टर का डेप्थ के साथ आप तक पहुंचा। मेरी दुआ आपके साथ, अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे राजी हो, खुश हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।